ओके, मुझे उम्मीद है हम सब वापस आए हैं क्योंकि वीडियो ऑफ है तो पता नहीं चल रहा है आप लोग है कि नहीं। आ, अगर आप लोग है तो आप बोल सकते हैं कि यस, हम लोग सब यहाँ पर है। Yes, yes. Yes, we are there. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त मैं भाई अमोल को कहूँगा कि वो सेशन को आगे बढ़ाए। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? Yes, देख Yes, पा रहे? yes. ओके, Yes, वंडरफुल। fine. ओके अमोल, आर यू देयर? Yes, yes, I'm there. ओके, Yeah, मेरी आवाज आ रही है जॉन में? यस यस, वी कैन हियर यू। ओके, सो हमने अभी तक जान लिया कि कैसे मतलब CSA एग्जैक्टली क्या है। जब मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा था शुरुआत में और तभी मतलब समझ में आ रहा था कि हम इस बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती है और हम मतलब क्लियरली सारी चीजों को हम एक साथ नहीं रख पाते। इसीलिए हम सोचते हैं ना कि हमारे पास अगर डिटेल जानकारी रहेगी तो कभी भी हमारे लिए अच्छा है। अब जब हम बाल यौन शोषण के बारे में जान चुके हैं, तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है, लॉ क्या है इसके बारे में। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कोई मेरे लिए पढ़े इस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 पॉस्को। जी हाँ, तो ये जो है ये लॉ का नाम है जो 2012 में इसे मतलब सरकार के द्वारा निर्माण किया गया। और जो पॉक्सो है उसका फुल फॉर्म ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012। तो अभी क्या 2012 से पहले क्या इस पर कोई कानून नहीं था? थे कानून, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे होने लगी, बहुत सारे मामले आए सामने कि बच्चों को लेकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आवाज उठाई और बहुत सारे मामले एक्चुअली बढ़ने लगे, तब गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि इसके लिए खास एक अलग से कानून होना बहुत जरूरी है और ये सोचकर ही पॉक्सो को बनाया गया। और ये कानून जो है खासकर बाल यौन शोषण के लिए ही है और इसीलिए फिर इस कानून को सिर्फ बच्चों को सामने रखकर क्या किया गया, बनाया गया है। तो अभी हम लोग इस कानून के बारे में जानने वाले हैं। तो हम मतलब पूरा एकदम इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक आइडिया लेंगे कि ये कानून क्या है और क्यों हम सिखा रहे हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो कुछ मतलब यूथ से अगर कुछ गलती हो जाती है और वो अगर बच्चों के साथ कुछ गलत कर देते हैं तो बच्चे के लिए वो सबसे गलत है। और जो यूथ है समझो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जो भी, उनके लिए भी ये बहुत भयानक चीज होगी। क्योंकि ये कानून अगर हम देखेंगे उसके द्वारा जो शोषक है उसके लिए भी भयंकर शिक्षाएं है। और अगर वो शोषक बहुत कम उम्र का है लेकिन अडल्ट की परिभाषा में आता है तो उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा तब जब उसे इस चीज के बारे में मालूम ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि कानून में कई सारी ऐसी चीजें हैं जब शोषक जो है वो बोल सकता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मुझे कैसे पुलिस मतलब गिरफ्तार कर सकती है या कैसे मुझे न्यायालय में लेके जा सकता है। तो ये दोनों तरफ से जब सोचते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें ये कानून की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि एक्ट हो, सहारा हो, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जब लोगों के साथ काम करते हैं तब बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन चीजों के बारे में जाने ताकि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सके। तो इसीलिए हम एक इस कानून का जस्ट एक पहलू देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली कहता है। ठीक है, हम कोई एडवोकेट नहीं बनने वाले पूरा कानून के बारे में जानकारी लेकर, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि हम सोशल एडवोकेट्स हैं
और हमें थोड़ा थोड़ा ये कानून के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस अधिनियम के तहत जो पीड़ित है उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया है कि वह बच्चा जिसके साथ लैंगिक लग रहा है अमोल का नेट का कुछ इश्यू है, तो हम में से कोई पढ़ सकते हैं इस पीड़ित इस अधिनियम के तहत यह बच्चा जिसके साथ लैंगिक अपराध हुआ या होने वाला है, बच्चा वह है जो 18 साल से कम उम्र का है, स्त्री पुरुष धारा 2D। दोषी यस दोषी इस अधिनियम के तहत दोषी अपराधी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वस्तक या बच्चा जिसके लैंगिक अपराध किया है या करने की संभावना है। ओके, इस जो पॉक्सो जो है उसके नियम के अंतर्गत हम यहाँ पर जो अगर डेफिनेशन को देख रहे हैं कि पीड़ित, इस नियम के अंतर्गत पीड़ित कौन है और दोषी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि बाल यौन शोषण वो है जो कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिकता भरा व्यवहार करता है, उसे बाल यौन शोषण कहा जाता है, हमने सीखा। लेकिन पॉक्सो के नियम अधिनियम के अनुसार जो धारा है 2D के अनुसार, बच्चा वो बच्चा जिसके साथ लैंगिक हुआ है, मीन्स ऑलरेडी डन या होने वाला है, जहां पे हमें लग रहा है कि इनके साथ होने वाला है, बच्चा वो जो 18 साल से कम उम्र का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक पॉक्सो आया नहीं था तब तक सिर्फ लड़कियों को ही ज्यादातर मायने देते थे और इट वाज नॉट क्लियर इन द लॉ। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि मतलब बेटे और बेटियां या तो लड़का और लड़की दोनों को अंतर्गत ऐड किया गया है, क्योंकि जो भी उम्र 18 से कम होते, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनके साथ अगर वो अपराध हुआ है तो वो पीड़ित है, या होने वाला है वो भी पीड़ित है। तो हमें वेरी क्लियरली हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पॉक्सो जो है लड़का और लड़की को दोनों को सम्मिलित करता है इस नियम के अंतर्गत। दोषी कौन है? दोषी अपराधी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। पहले जो था नियम, ज्यादातर पुरुषों को ही माना जाता था कि वही लोग ही अपराध करते थे, लेकिन देखा गया कि बहुत सारे स्त्रियां भी, महिलाएं भी इस चीजों में जड़ित है। तो इसलिए लिखा गया कि दोषी या अपराधी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वयस्क या बच्चा, ये पहले नहीं था, याद रखिए, वयस्क या बच्चा। दीज आर स्मॉल थिंग, बट वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते, जिसने लैंगिक अपराध किया है या करने वाला है। अमोल, आर यू देयर? यस, ओके, कैन यू? थैंक यू जॉन। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पीड़ित और दोषी दोनों का डेफिनेशन देखा कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो अभी हम कुछ धाराएं जो है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी कानून होता है उसके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मतलब हिंदी में हम किस कहते हैं ना उसके, धारा 1 या धारा 2। तो इसके भी हम कुछ धाराएं जस्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। हमने इसको थोड़ा कुछ मिनिमाइज किया है कि हम इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो हम अभी ये देखेंगे कि उस धारा का नाम क्या है और धारा में क्या क्या आ रहा है और उसके लिए क्या सजा है, ठीक है। एक टेबल बनाया हुआ है, शायद आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे इसे समझा जा सकता है। तो अगर हम सेक्शन 3 को देखेंगे, धारा 3 को देखेंगे, तो इसमें लिखा गया है कि रेप, ओरल सेक्स, पेनेट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बलात्कार, मौखिक यौन वस्तु का प्रवेश, ये तीनों चीज जिस धारा में सम्मिलित है उस धारा का नाम है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर हम आप राइट हैंड के कॉलम में देखेंगे तो वहां पर नाम दिया गया है उस धारा का।
या आई थिंक इस हैव प्रॉब्लम। छेदक यौन हमला बोल के लिखा है अमोल। ओके I think his network. Yeah, has an issue with the network. He in fact came from home to the office and still I think he's having some issue. Okay, धारा जो 3 है हमने यहाँ पर देखा कि बलात्कार या मौखिक यौन या वस्तु का प्रवेश, और ये सेक्शन 3 जो है, अगर आपको याद होगा दिल्ली में घटना घटी थी, किसी को याद है? वो दिल्ली में जो बस में एक लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार किया, नाम याद है आपको? निर्भया। निर्भया केस, यस। उसमें ऐसे हुआ था उसके साथ, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया था जहां पर देयर वाज ए पेनिट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का प्रवेश करना भी वहां पर देखा गया था। और वही घटना में एक लड़का था जिसका उम्र 14 साल का था, जो कि उस वक्त जेजे के अंतर्गत आता था, और उस वक्त जेजे में इतना क्लियर नहीं था कि इससे घटना में अगर जो 14 साल से कम है उसको आप सजा नहीं दे सकते। एंड देन पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द लॉ, और वहां से क्या हुआ, नियम जो है बदले, और जहां पर 14 साल के लड़के अगर कोई भी प्रकार के लैंगिकता भरा कार्य में इन्वॉल्व है तो उससे क्या होगा, सजा होगी। और वैसे ही उस 14 साल का लड़का को हुआ है, जो सेक्शन 3 के अंतर्गत। सेक्शन 5 में लिखा है रेप, ओरल सेक्स बाय ऑथोरिटी एंड एडिशनल हार्म, यानी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा बलात्कार, मौखिक यौन या वस्तु का प्रवेश और अतिरिक्त घाव या नुकसान, सेक्शन 5 अंडर पॉक्सो, और जिसका सजा है कम से कम 10 साल तक है। जिसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो उसको लिखा गया है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोल के लिखा जाता है उसको, यानी उत्तेजित छेदक यौन हमला। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि बाय ऑथोरिटी। आपको उसके बाद पिछले आई थिंक 2-3 साल पहले घटना घटी थी कश्मीर में, याद है उस कश्मीर का घटना, जिसके बारे में हमने बहुत सारे लोगों ने न्याय की मांग की। 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया 3 दिन तक, याद है उसका नाम? याद है? बहुत मतलब समय तक ये न्यूज रहा है। याद है पर लड़की का नाम याद नहीं। ओके ठीक है, कोई किसी को याद है? निर्भया। निर्भया तो 2000 मतलब जिसके बारे में I think आलिया या आलिफा। आलिया कश्मीरा आलिया आलिया या आलिफा समथिंग। आलिफा यस, आलिफा केस। ओके, जो 8 साल की लड़की थी, उसमें एक पुलिस ऑफिसर भी था, और उसका जो अंकल भी था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। और वहां पर एक पूजक जो जिस मंदिर के बाजू में उसको लोग रह के उसकी शोषण करते थे, उसका वो जो पूजक जो प्रीस्ट भी था वो भी इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर लिखा जाता है खास तौर पे हम एक समाज सेवक नाते वी आर एक्चुअली पीपल विथ ऑथोरिटी। ओके, हम सब जो है इसमें आते हैं, और सजा जो है 10 साल का है। ये क्या हो जाता है कि वी ऑल आर लाइक पुलिस ऑफिसर्स, एनी अथॉरिटी में बी स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, इवन अगर हम चर्च में देखें तो पास्टर, संडे स्कूल टीचर, वर्शिप लीडर, और जब संस्था में आते हैं तो कोई भी जो मेंबर है या स्टाफ है वो सब आते हैं अथॉरिटी के अधीन में, जिसको हम कहते हैं कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी उत्तेजित छेदक यौन हमला है। तो जो पहला सेक्शन 3 है वो सिर्फ छेदक यौन हमला है, वो कि जो आम लोग करते हैं उनके प्रति वो लागू होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो अथॉरिटी में है वो जब वही काम को करता है उसको कहा जाता है कि उत्तेजित छेदक यौन हमला है, मतलब एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और उसके वजह से जो सजा है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक है। ओके, तो टचिंग चाइल्ड्स प्राइवेट पार्ट्स एंड बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटेंट इज सेक्टर 7। हमने देखा कि बच्चों की निजी अंग को छूना
बाल यौन शोषण है, लेकिन पॉक्सो इसको लेके आते कहता है कि कामुक इरादे से बच्चे की शरीर और निजी अंगों को स्पर्श करना, जिसका मिनिमम मैंडेटरी लाइक ऑफ 3 बट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 years। तो यहां पर हम देखते हैं इसको सेक्सुअल असल्ट यानी यौन हमला बोल के उसको कहा जाता है। सेक्शन 3, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे एक केयर प्रोवाइडर के नाते हमारे लिए सेक्शन 5 हमारे ऊपर बहुत ही हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज ऑल्सो ए पॉलिसी विच वी वुड बी टॉकिंग वेरी सून। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल आर पर्सन और पीपल विथ अथॉरिटी, अगर हमसे कोई गलतियां होती है तो हमारे लिए सजा बढ़ जाता है। और उसके लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग अथॉरिटी में रहते थे उनके लिए इतना लॉ में कुछ कानून नहीं था, लेकिन पॉक्सो ने इस बात को लेके आए कि क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वॉचमैन हो, टीचर, क्लास टीचर को हो या ट्यूशन टीचर को, इन लोगों के द्वारा या तो माँ बाप उनके द्वारा भी जो सारे घटनाएं घटी है, दे आर एक्चुअली पर्सन विथ अथॉरिटी। इसके वजह से जो सजा है वो बढ़ गया है फ्रॉम 7 to 10 years। लेकिन यहां पर लिखा है कि ओनली टच, यू डोंट इंसर्ट एनीथिंग, ये भी याद रखना जरूरी है। डोंट पेनिट्रेट एनीथिंग, जस्ट टच द प्राइवेट पार्ट्स और विद ए सेक्सुअल इंटेंट, तो उसका भी सजा जो है 3 से 5 साल तक हो सकता है। लोग कह सकते हैं अरे मैंने थोड़ी इतना बड़ा गलत किया है, मैंने तो सिर्फ उसको छुआ है या ऐसा कुछ किया है, बट स्टिल अंडर पॉक्सो इट इज कंसिडर एज ए क्राइम। वो भी एक क्राइम है, और जिसका सजा जो है 3 साल तक है, 3 से 5 साल तक है। तो हमें यह आवश्यकता है जानने के लिए। तो एक्ट्स दैट इज पनिशेबल बाय पॉक्सो इज, यहां पर लिखा गया है कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट, जो कि क्योंकि आज का जो सेशन है उसके बारे में है, मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना चाहता हूं। टचिंग चाइल्ड्स प्राइवेट बॉडी पार्ट्स फॉर सेक्सुअल इंटेंट बाय अथॉरिटी और एडिशनल हार्म। अगर हम उसके पहले के स्लाइड में देखते हैं, यहां पर लिखा गया है कि टचिंग चाइल्ड्स प्राइवेट पार्ट्स एंड बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटेंटेड 3 to 5 years। लेकिन वही चीज को अगर पर्सन इन अथॉरिटी करता है, जैसे मैंने लोगों का नाम ले रहा था कि हम या कोई स्टाफ करते हैं, दैट इज सेक्शन 9, एंड उसका सजा जो है 5 से 7 साल तक है, जिसको कहते हैं हम एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यानी कोई भी जिम्मेदारी व्यक्ति के द्वारा अगर बच्चे का यौन शोषण होता है, जो बच्चा के उनके अधीन में, उनके देखरेख में है, जैसे कोई हॉस्टल में है, अगर हॉस्टल का वार्डन को हो या वॉचमैन को हो या सोशल वर्कर को हो, उनके द्वारा अगर कोई बच्चों का यौन शोषण होता है, इट कंसिडर एज एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी उत्तेजित यौन हमला है। तो पॉक्सो के नियम के अधीन हमारा जिम्मेदारी जो है बहुत बढ़ जाती है। वहां पर लिखा है जहां पे हम कह रहे हैं कि नॉन टचिंग बिहेवियर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, गैर स्पर्शी यौन शोषण, यहां पे लिखा है सेक्सुअल जेस्चर शोइंग ओन प्राइवेट पार्ट्स और टेकिंग फोटोज, सेक्शन 11। ओके, हम शायद सेक्शन 11 ये सामाजिक संस्था कार्यकर्ता होने के नाते हमें याद रखने की बहुत जरूरी है। यौन इशारे करना या बच्चों को खुद के निजी अंग दिखाना या बच्चों की नग्न तस्वीर खींचना, जिसका है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन, जिसको हम कहते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न। यहां पर आप गैर स्पर्शी यौन शोषण कर रहे हैं, यानी आप फोटो खींच रहे हैं या बच्चों को अपना निजी अंग दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों को ना आप छूने के लिए कर रहे हो या बच्चों के आप छू रहे हो। लेकिन पॉक्सो के अधीन ये जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन 11 की तरफ है। मेकिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्शन 13, बाल अश्लीलता को बनाना, जिसका सजा है 5 से 7 ईयर का है, इम्प्रिजनमेंट है, और इसको हम कहते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसलिए भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे साइट्स है, इवन गूगल को हो या उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंटेंट को उन्होंने कट किया है और अलाउ नहीं कर रहे देखने के लिए। लेकिन जब पता चलता है कि कोई इंसान बच्चों को इस्तेमाल किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इस्तेमाल करने के लिए, पॉक्सो के अधीन सेक्शन 13 और 15 के अधीन उसको 5 से 7 साल की सजा है।
और अगर हम देखेंगे तो पोर्नोग्राफी किस हद तक है उसके ऊपर भी अलग सा कानून है। सेक्शन 16 और 18 में लिखा है कि अटेम्प्टिंग एब्यूज और एनकरेजिंग एब्यूज, अटेम्प्टिंग एब्यूज और एनकरेजिंग एब्यूज। मैं आपको कहना चाहता हूं दुख के साथ, एक पास्टर थे, आज से 2 साल से पहले की घटना है, और न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि द चर्च नीड होली स्पिरिट, द चर्च नीड्स होली स्पिरिट बोल के, बहुत ही सार्कास्टिक वे में एक आया था। क्योंकि ये पास्टर जो उनके चर्च में एक लड़की आती थी जिसका उम्र 13 साल का था, और वो क्या करते थे, उनको प्रार्थना के नाम पे लेके जाते थे और उसके साथ वो एब्यूज करते थे, उसको मतलब टच वगैरह करते थे। और जब ऐसा हुआ कि ये लड़की जो है एक ट्रेनिंग अटेंड की है सीएसए में, और उसको पता चला कि ये सारे गलत है, और उसने अपने माँ को कहा, और माँ ने क्या किया, किसी एक संस्था को कहा कि मेरे साथ, मेरे बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, आप कुछ कर सकते हो क्या। तो ये संस्था ने क्या किया, एक स्टिंग ऑपरेशन जैसे कहते हैं, उन्होंने एक कुछ लोगों को लिए और पास्टर के पास गए, जैसे कि मान लो कि ये लोग जा रहे कुछ प्रार्थना के नाम पे, और जब उन्होंने देखा कि ये पास्टर के लैपटॉप में बहुत सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट थे, और आखिर में उन दोनों, उनको और उनके गर्लफ्रेंड है पास्टर के, उन दोनों को उन्होंने पॉक्सो के अधीन उनको क्या किए, मतलब दे वर पनिश्ड अंडर पॉक्सो लॉ बिकॉज दे आर अटेम्प्टिंग एब्यूज एंड एनकरेजिंग एब्यूज। तो वहां पर पास्टर का एक दोस्त था जिसको ये बारे में पता था, माना कि वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसको भी पनिशमेंट दे गया। पनिशमेंट देखेंगे तो लिखा गया कि पनिशमेंट सेम एज परपेट्रेटर, यानी आपको पता है कि एक आदमी जो है कर रहा है, उसके बारे में आपके पास जानकारी है, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो द पनिशमेंट वुड बी सेम एज टू द परपेट्रेटर। दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज तीनों के तीनों जेल में हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति है, जो अधिकारी है, अगर वो किसी भी प्रकार का यौन शोषण करते हैं या मामले उनके अधीन अगेंस्ट में आते, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पॉक्सो के अधीन, सेक्शन 18 के अधीन, इट इज कॉल्ड एबेटमेंट और अटेम्प्ट, यानी उकसावन करना और प्रयास करना। जो किया है उसको तो पनिशमेंट है, जिसके बारे में जानकारी उसके बारे में, उसे भी पनिशमेंट दिया जाता है। सो ये पॉक्सो का नियम का अधीन है। तो यहां पर लिखा कि धारा 6 सजा कम से कम 10 साल अनिवार्य है, खासतौर पे जो आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, स्पेशली जो एग्रावेटेड हो। तो अभी का पॉक्सो कलम का सुधार यह है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 जिसमें सुधार हुआ है कि छेदक यौन हमला और उत्तेजित छेदक यौन हमला, यानी सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, जिसमें उम्र केंद्र की सजा की मृत्युदंड की सजा कर दी गई है। आसिफा केस के बाद अभी ऐसा हुआ है 2018 के बाद जो आसिफा का केस हुआ, सरकार ने एक नियम लेके आया कि अगर किसी लड़की के साथ जिसका उम्र 12 साल से कम है, उसके साथ अगर बलात्कार हुआ है तो उस व्यक्ति को सजाए मौत ही है। इसलिए सारे जो आसिफा के केस के जो इन्वॉल्व है उनको इसके लिए डिमांड किया जाता है कि प्लीज हैंग देम, कैपिटल पनिशमेंट उनको दिया जाए। तो ये हमें जानना जरूरी है। पहले जो 5 साल था, 7 साल था, उसमें उन्होंने चेंज किया है। 10 साल से उन्होंने क्या किया, 10 साल जो सजा था उसको उन्होंने उम्र कैद से या मृत्युदंड की सजा दी गई है। इसलिए आपराधिक आसिफा के केस के बाद ये चेंजेस हुआ है। संसद ने यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया था, न्यूज अगस्त उसका 8 2018 की बात कर रहा हूं, जिसके अनुसार उनके लिए कठोर सजा निश्चित की गई है। जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियां के बलात्कार करने के अपराधी है, वो बिल लोकसभा में पिछले सोमवार, मतलब उस समय की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस लॉ हैज बीन अमेंडेड, उन्होंने इस लॉ को पास किया। तो 12 साल से कम उम्र के, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके साथ अगर कोई बलात्कार करता है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ उसे सजाए मौत या आजीवन कारावास है।
तो यहां पे लिखा है गंभीर अपराध, ओके, गुरुतर दंड संकेत हुए अपराध, पॉक्सो कानून के सरल भाषा में अगर हम कहें, जो कोई भी बच्चे को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्था का कर्मचारी, जैसे हम सब है, मालिक या प्रबंध किसी बालक के न्यासी या प्रतिकारी के पद पर होने हुए बालक की किसी संस्था, गृह या कहीं और अपराध करता है, तो ये सारे जो व्यक्ति जो पर्सन इज अथॉरिटी, उसमें हम सब शामिल है। पुलिस अधिकारी उसमें शामिल है, सशस्त्र बल मतलब मिलिट्री इसमें शामिल है, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज अथॉरिटी। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, सरकारी और बेसरकारी के जो भी लोग अलग अलग पदवी में हैं, उनके द्वारा अगर कोई भी यौन शोषण किया जाता है बच्चे के विरुद्ध, उससे क्या है, अत्यधिक या गुरुतर ढंग से पॉक्सो के नियम के अनुसार इट बिकम एग्रावेटेड। तो इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि पहले जो क्राइम करते थे उनके विरुद्ध ही लोग नियम कहता था, लेकिन अभी जो करते वो कौन है उसके ऊपर भी अभी सजा है। इसलिए बहुत जरूरी है पॉक्सो के नियम के अंदर जानने के लिए। अस्पताल, शिक्षा स्थानों, रिमांड होम, संरक्षण घर, प्रेक्षण घर और बच्चों की हिरासत के अन्य संस्थाओं के प्रबंधक या कर्मचारी इस अत्यधिक में आ जाते हैं, इट बिकम एग्रावेटेड। तो अगर हमारे संस्था को देखें, सहारा को देखें, वी ऑल फॉल इन दिस प्लेस, इन दिस कैटेगरी, बिकॉज वी आर पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल अंडर विच चिल्ड्रन आर अंडर केयर। तो ये जानना बहुत जरूरी है। गंभीर अपराध भाग 2 में पॉक्सो कानून को सरल भाषा में अगर हम कहें, सामूहिक लैंगिक आक्रमण जो हम गैंगरेप कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। घातक हथियार, आग, गर्म और क्षारक पदार्थ का उपयोग करते हुए लैंगिक अपराध, बहुत सारे जैसे हमने केसेस को देखा है जहां पर लोग क्या करते, इवन इन आसिफा केस में उसको उन्होंने दवाई देते थे ताकि वो दर्द महसूस ना करे। दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर गंभीर अपराध। ओके, एक से अधिक बार बालक पर लैंगिक आक्रमण करता है, जो कि एक से अधिक बार हो, 12 वर्ष से कम उम्र के बालक पर, जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान, मतलब अगर कोई कम्युनल वायलेंस हुआ और उस दौरान अगर किसने बच्चों के साथ गलत किया, दैट ऑल्सो कम्स अंडर गंभीर अपराध अंडर पॉक्सो। मतलब ये हमने अगर देखा होगा कि जो गुजरात में हुआ था, उस वक्त बहुत सारे लोग मतलब ऐसे अपराधों को किए हैं जहां पर उस वक्त पॉक्सो नहीं था, लेकिन जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अगर किसी बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, तो वो गंभीर अपराध में माना जाता है। यह जानकर कि बालक गर्भ से है, अगर लड़की के साथ यौन शोषण होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, देन इट बिकम गंभीर अपराध। वो सिर्फ अपराध नहीं, गंभीर अपराध हो जाता है, तो उसके लिए सजा ज्यादा है। और बालक की हत्या के प्रयास करना, इट्स अटेम्प्टेड टू मर्डर इज ऑल्सो कंसिडर एज गंभीर अपराध अंडर पॉक्सो। मतलब किसने मारा है या जो सोच के नहीं मारा, लेकिन बच्चे के लिए वो चोट ज्यादा हो गया, जहां पर वो ही बिकम पैरालिसिस और उसका कुछ अंग का मतलब टूट गया, या उसको हम कह सकते कि मेंटली और फिजिकली अगर वो हैंडीकैप हो गया, देन इट बिकम कम्स अंडर गंभीर अपराध। ओके, बालक की हत्या के प्रयास करना डेफिनेटली इट इज गंभीर अपराध, क्योंकि पॉक्सो के अनुसार बच्चे के पास साथ जो भी हो रहा है, जहां पर बच्चों को तकलीफ हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, इट कम्स अंडर गंभीर अपराध। और बालक के कपड़े उतारवाना और सार्वजनिक स्थान में नग्न अवस्था में घुमाना, दिस ऑल्सो कंसिडर अंडर पॉक्सो लॉ एज गंभीर अपराध। लड़की को या लड़के को नंगा करके पब्लिक स्पेस में डिस्प्ले करना, ये भी, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी में है ये इसे करते हैं, जिसके वजह से
इन्होंने पॉक्सो ने सोचकर ये नए लोग लेके आए कि तुम पब्लिक प्लेस में अगर तुम उनको नंगे करके घुमा रहे हो, ये भी एक गंभीर अपराध भाग 2 के हिसाब से। और पहले भी किसी कानून के तहत दोषी पाए गए हो जो लैंगिक अपराध के लिए दंडित हो, अगर पहले किसी का केस है और अगेन और उसका एक केस आया उसके विरुद्ध, देन इट कैन कंसिडर एज अ गंभीर अपराध। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बालक के शारीरिक, यहाँ पे लिखा है बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना देता है या बालक की शारीरिक विकलांगता का फायदा उठाता है, इट इज कंसिडर एज गंभीर अपराध। और हम जब जानते कि HIV जैसे बीमारी अगर और अन्य खतरनाक बीमारी से बालक का नुकसान पहुंचता है, वो गंभीर अपराध में जड़ित किया जाता है, घोषित किया जाता है एज पर द पॉक्सो लॉ। सो यहां पे लिखा गया है, नेक्स्ट है, सॉरी आई एम सॉरी, धारा 19 और 20 पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग। आप इस बारे में जानते हैं? कितने लोग मैंडेटरी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं? क्योंकि हम सामाजिक संस्था के सेवक है, सोशल वर्कर है, केयर प्रोवाइडर है, कितने लोग जानते हैं कि अबाउट मैंडेटरी रिपोर्टिंग? कोई जानते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग के बारे में? यस कपिल जी, अब बताए। एक्चुअली मतलब आई थिंक मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो IPC के अंडर आता है उसमें काफी सारे चीजों में मैंडेटरी रिपोर्टिंग जरूरी है। जैसे अगर कोई सपोज एक्सीडेंट है या कोई वायलेंस है हमको दिख रहा है, सो ऑफ कोर्स ये भी जो सेक्सुअल अब्यूज है, आई थिंक एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैंडेटरी रिपोर्टिंग इज part of the constitution. Yes. Yeah. Okay. So going to the police station where the crime has happened and going and report it, जिसके jurisdiction में वो अपराध आता है, ये mandatory है, जरूरी है। Okay. और किसी का अलग सोच है इस विषय को लेकर, मैंडेटरी रिपोर्टिंग को लेकर? ओके, अगर हमें पता है, अगर हमें पता है कि अपराध हुआ है, अगर हम नहीं कर रहे तो हो सकता है हम भी उसका वो अपराधी हो सकते हैं। ओके, जरूरी है कि हमें वो करना जरूरी है। ओके, हुआ है उसके बारे में मालूम है, और अगर कहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हो वो भी गलत है। इस पर होने वाला है और उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर रहे, वो भी गलत है। तो इस वक्त भाई अमोल है, मैं उनको आगे लेने के लिए कहूंगा। अमोल, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, और ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कानून का, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, और आप लोगों ने जो जवाब दिए वो मुझे लगता है काफी हद तक सही है। या नेक्स्ट स्लाइड जॉन। सो दिस वन, हम नो प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे हम मैंडेटरी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसमें बच्चा भी शामिल है, जो विश्वास करता है कि शायद पॉक्सो के तहत अपराध हुआ है या जानता है कि यह होने वाला है, उसे रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सो अगर हुआ है जानते हैं और अगर होने वाला है जानते हैं, तो उसे रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम लास्ट लाइन देखेंगे इसका, तो लिखा है कि अगर रिपोर्ट नहीं करते तो ये दंडनीय है, मतलब आपको सजा हो सकती है। और सजा भी लिखी गई है कि 6 महीने तक कैद या जुर्माना। ठीक है, 6 महीने तक कैद या जुर्माना, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सिर्फ बच्चों के लिए लागू नहीं है। अगर जो जानने वाला व्यक्ति है वो 18 साल से कम है तो उसे इस दायरे में नहीं रखा गया है, लेकिन बाकी 18 साल से ऊपर कोई भी हो जो जानता है कि पॉक्सो के तहत अपराध हुआ है या होने वाला है, और वो अगर रिपोर्ट नहीं करता तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अभी हमारे जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो क्लॉज है इस पर सवाल उठाया है, क्योंकि ये
ऐसे भी बोला जाता है कि आम लोगों के मतलब एक स्वतंत्रता पर आप ये कर रहे हो, मतलब उसका स्वतंत्रता छीन रहे हो, ऐसा भी है। इसीलिए उसके लिए ये चल रहा है। लेकिन वो जो भी चल रहा हो, अभी फिलहाल इस लॉ के अंतर्गत ये है कि हमें मैंडेटरी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इसमें विशिष्ट दायित्व उन लोगों के लिए है, जैसे हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि मीडिया, होटल के कर्मचारी, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफी, इनके पास रिपोर्ट दर्ज करने के लिए विशिष्ट दायित्व है। विशिष्ट दायित्व मतलब इनका तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये रिपोर्ट करे। जो इंडिविजुअल है उनका तो है ही, लेकिन अगर होटल है, मीडिया है, अस्पताल है, इंस्टीट्यूशंस है, इनको क्या है, जरूरी है कि इन्होंने ये करना ही चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंडेटरी रिपोर्ट याद रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी क्षेत्र की वास्तविकता, मतलब ये हिंदी शब्द जरा समझने के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं ना आसान भाषा में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो पॉक्सो की धारा 35 जो हमें परिज्ञान देती है कि केस का निष्कासन या निपटारा जिसे हम कहते हैं साल के अंदर होना है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। मतलब पॉक्सो के अंदर ये भी नियम है कि जब केस दायर होता है तो उसे 1 साल में खत्म करना चाहिए। एक पवई में हम एक चर्च के साथ काम कर रहे थे, अभी उसको एक 5 से 6 साल हुए होंगे। तब हमने जब ये अवेयरनेस सेशन किया, उसके बाद एक महिला आकर हमसे मिली थी और उसने शेयर किया था कि उसके बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और उससे भी 2 साल हो चुके थे। तब वो लड़की शायद 16 साल की थी। फिर हम वो केस को लेकर कोर्ट में गए और फिर उसके लिए क्या हुआ, वो कोर्ट का केस चला और वो 1 साल नहीं, लगभग 3 साल तक चला और 3 साल के बाद उस इंसान को 7 साल की सजा हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लॉजेस बहुत सारे हैं, अच्छे चीजें दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए गए आदेश के अनुसार भारत में लगभग बहुत सारे पॉक्सो अधिनियम के मामले बाकी हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1,12,628 मामले बाकी है। अभी ये पहले का नंबर है, शायद 1 साल पहले का, अभी इसमें और भी बढ़ोतरी हुई होगी। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अपराध संख्या ब्यूरो डेटा के अनुसार पॉक्सो कानून के अनिर्णित मामले, मतलब अनिर्णित मतलब जिनका अभी तक रिजल्ट आया नहीं, ऐसे 89% है। मतलब हम देखते हैं कि कितना कम रेशो है जिनके मतलब रिजल्ट आते हैं, और सजा दर हम देख रहे हैं कि 29.6% है। मतलब मानो 100 केसेस अगर दायर हुए तो उसमें से 29 लोगों को सजा हुई, जो लोग हैं लगभग 70 लोग हुए रिहा हो गए। मतलब उनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ मिला, क्योंकि क्या लिखा है कि छूने से भी अपराध है, बिना छुए भी अपराध है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको प्रूव करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए भी शायद सजा दर कम हो सकता है। ठीक है, अगली स्लाइड में जाएंगे। तो ये जो बाल यौन शोषण है, इसके अन्य प्रकार भी हम देख सकते हैं, जैसे यौन शोषण के अलावा स्पेशली शारीरिक शोषण बच्चे का, भावनात्मक शोषण, उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट कर देना, और शोषण के अन्य रूपों के भी शिकार होते हैं। और उसके लिए सिर्फ पॉक्सो नहीं, लेकिन अन्य कानून भी है, जैसे हम हमें पहले से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस है, चाइल्ड लेबर है। ठीक है, तो इसलिए संडे स्कूल और संडे स्कूल इत्यादि में बच्चों को शारीरिक दंड देना दंडनीय है। आपको याद होगा, शायद मेरी उम्र के जितने भी है यहाँ पर बैठे हुए, आपको आपके स्कूल के दिन याद होंगे जहां पर टीचर्स हमें जरूर दंड देते थे। अभी भी कुछ लोगों को याद रहेगा कि किस तरह से हमें दंड मिला करता था, चाहे वो हाथ पे हो या और किसी जगह पर। लेकिन अभी बच्चों को जो अलग अलग कानून है, जुवेनाइल जस्टिस हो या चाइल्ड लेबर हो और पॉक्सो हो, ये अलग अलग कानूनों को देखेंगे तो अभी हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते। वो दंडनीय हो सकता है जो दंड दे रहा है उसके लिए। तो ये भी हम एज अ लाइक स्कूल टीचर या संडे स्कूल टीचर, या जब हम कोई ऑर्फनेज चलाते हैं, जब हम बच्चों के बीच में काम करते हैं, इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी ने अगर
आपके खिलाफ रिपोर्ट किया तो फिर वहां पर क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये था पॉक्सो कानून। ठीक है जॉन, थैंक यू। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो जॉन ने बहुत अच्छे तरीके से पॉक्सो को समझाया। आई होप आप समझे होंगे, और नहीं भी तो हम एंड में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तब आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका नाम है बच्चों को यौन शोषण से बचने के लिए 5 कदम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला कदम क्या है, तथ्यों को सीखना। तथ्यों को सीखना मतलब जो फैक्ट्स है उसको सीखना। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज जैसे हम सीख रहे हैं कि क्या सीएसए क्या है, सीएसए के लिए जो कानून है पॉक्सो वो क्या कहता है, ये सारे जो तथ्य हैं वो हमने सीखे। और जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, लिखा है कि 10 में से 1 बच्चा 18 साल से पहले यौन शोषण का अनुभव करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि आंकड़े ये भी कहते हैं कि हर दूसरे बच्चे के साथ यौन शोषण होता है। ये तथ्य है, ये फैक्ट्स है, ये हमें सीखना जरूरी है। और तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कदम की ओर जा सकते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि अवसरों को कम करना। 80% से ज्यादा यौन शोषण की घटनाएं अकेले में या सुनसान जगह पर होती है। पब्लिकली 20% हो सकती है, लेकिन अकेले जब है तब, इसीलिए कभी भी बच्चे को किसी अडल्ट के साथ या किसी अननोन व्यक्ति के साथ या फिर नोन व्यक्ति के साथ अकेले में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई और एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या हो गया, ये करने से हम क्या करते हैं, उस अवसर को कम कर सकते हैं। तीसरा कदम हम देखते हैं कि इसके बारे में बात करें। मैं आप लोगों के सामने भी सवाल डालना चाहता हूँ, मैं इसका आंसर नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल कि क्या हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम बात कर चुके हैं चाइल्ड यौन शोषण के बारे में? हाँ, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में क्या हम बात कर चुके हैं? ये आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, ये आप जानते हैं। लेकिन बच्चे हमेशा शोषण को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं। उनके साथ खुली बात करें ताकि यौन शोषण की रोकथाम हो। हम खुली बात करेंगे तो बच्चे उस बात को गुप्त नहीं रखेंगे। हम जब पहले ट्रेनिंग में सुनता था इसकी, तो एक स्टोरी बताई जाती थी जो मुझे याद है कि लाइक एक बच्ची, माँ ने उसकी बच्ची को सिखाया था, मतलब अगर सुसु के लिए जाना है वैसे, तो जो उसका प्राइवेट पार्ट है लड़की का, वो उसे कहती थी फूल। मतलब वो अगर वो कुछ बोलना है उसको उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के बारे में, तो वो उसको क्या बोलती थी, फूल को तुम ढाक के रखो या दिखना नहीं चाहिए, ऐसे। फिर कुछ साल बीत गए और वो भूल गई माँ कि उसने उसको उसके प्राइवेट पार्ट के लिए अलग शब्द दिया था जिसका नाम था फूल। तो फिर कुछ सालों बाद जब लड़की आके माँ को बोलती है कि एक इंसान है जो फूल को टच करता है, तो क्या हुआ कि वो माँ जो है वो भूल चुकी थी कि उस प्राइवेट पार्ट को उसने नाम दिया था फूल करके, और वो नहीं समझ पाई। तो इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों को खुली भाषा में सिखाएं और अच्छे भाषा में सिखाएंगे। आप मुझे पूछेंगे तो जो कोमल वीडियो मेरे बच्चों का बाय हार्ट है, और उनसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपके प्राइवेट पार्ट कौन से हैं, और आपके प्राइवेट पार्ट को कोई छुएगा तो क्या करेंगे आप, मम्मी को बताएंगे, डैडी को बताएंगे। तो मतलब इस तरह से हम सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं, लेकिन हम जब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, तब उन्हें भी ये लैंग्वेज में बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि इसके बारे में क्या करें, हम बात करें। चौथा कदम हमें उठाना चाहिए कि चिन्हों को समझना। जॉन ने बहुत अच्छे से बताया कि सिर्फ फिजिकल ही लक्षण नहीं होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि बच्चे के शरीर पर ही चोट के निशान हो या और अन्य कोई निशान हो, लेकिन ये भावनात्मक भी हो सकते हैं। जैसे हम कोमल के वीडियो में देखते हैं कि उनकी जो प्रिंसिपल है सिर्फ कोमल की चुप्पी को देखती है, उसके बिहेवियर को देखती है और समझती है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जरूरी नहीं कि यौन शोषण ही हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और वो उसके पेरेंट्स को क्या करती है, कांटेक्ट करती है। तो हमें ये समझना है कि क्या करना है, चिन्हों को समझना है। और 5वां कदम ये है कि जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर दें। सीखे कि कैसे सहायता करें और तुरंत संदेह या खोज की क्या करें, रिपोर्ट करें। हमें
हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए वो हमें तय करना होगा, क्योंकि पहले कुछ स्लाइड पहले ये भी बात हुई कि आप क्या करोगे जब कोई बच्चा आपसे आकर कुछ बताता है, तो आप क्या करोगे, या फिर आप कुछ लक्षण देखते हैं तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए हमें जिम्मेदारी से क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए वो हम जरूर सोच के रखना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। तो ये रहा पूरी तरह से बाल यौन शोषण और पॉक्सो का जो विवरण था वो है। तो अभी हम एक शॉर्ट में मैं आपको सीपीपी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे हम कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, या हिंदी में हम कहते हैं बाल सुरक्षा नीति। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जो है एक्ट जो है कई सारे चर्चेस के साथ काम करते हैं, लगभग मतलब हर साल 15 से 20 चर्चेस के साथ हम लोग काम करते हैं, और जिसके भी साथ हम काम करते हैं उनको मैंडेटरी है कि वो हमारी जो एक्ट की तरफ से बनाई गई चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो साइन करें। क्यों साइन करें? क्योंकि हम उन्हें भी ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करते हो और आप बच्चों के साथ काम करते हो। जब आप बच्चों के साथ काम करते हो तब आपको ये पॉलिसी साइन करना जरूरी है। अभी पॉलिसी है क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जॉन। बाल सुरक्षा नीति यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एक दस्तावेज है जो संस्था या कलीसिया के लिए है, जो बच्चे को सुरक्षित रखने का दावा करती है। तो इस सीपीपी में क्या है बेसिकली कि हम बच्चों के अधिकारों को क्या करते हैं, समझते हैं, और बच्चा देना ये हमारा मतलब प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है कि हम बच्चों को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। भले वो संस्था हो कोई या कलीसिया हो, जहां पर बच्चे आते हैं उनको हम सुरक्षित रखने का क्या करते हैं, दावा करते हैं। और उसमें इस तरह का मैटर लिखा हुआ होता है और नीचे फिर हमें हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, तो बाल सुरक्षा नीति उन सब संस्था कलीसियाओं के लिए अनिवार्य है जो बच्चों के साथ सीधे रूप से या किसी भी तरह से काम करती है या संपर्क में आती है। यह बाल सुरक्षा नीति कलीसिया या संस्था के मंडल निर्देशक द्वारा बनाई जाती है। हर संस्था के जो लीडरशिप ग्रुप होता है वो इस बाल सुरक्षा समिति का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करती है। हमारे संस्था में भी हमने तैयार करके उस पर हम साइन लेते हैं। बाल सुरक्षा नीति हर संस्था और कलीसिया के लिए अलग होती है। अभी सहारा के लिए अलग होगी, हमारे लिए अलग होगी, तो अपने अपने तरीके से, क्योंकि अपना अपना जो काम करने का तरीका है उस हिसाब से हम उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही घटक होने चाहिए क्या कि बच्चों की सुरक्षितता, बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उन आधार पर ही ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बननी चाहिए, और इसे बनाने के लिए स्थानीय एनजीओ के निपुण लोगों की सहायता ली जा सकती है। मतलब हमने ये इसलिए कहा था कि हम अपने जो चर्च पार्टनर्स हैं उनको भी हम क्या करते हैं, ये सिखाते हैं कि आप अपने चर्च में भी ये पॉलिसी रखें। उनको भी हम बताते हैं कि आप एक चर्च की एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी रखी है, और आपके चर्च में जो भी लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं, भले ही वो कुछ संडे स्कूल टीचर ना हो, लेकिन कभी ओकेजनली कुछ बाइबल स्टडी होते हैं या बच्चों के कैंप होते हैं, तब वो एक वॉलंटियर के तौर पर वहां पर ऐड होते हैं। उनको भी आप क्या कीजिए, साइन करवाइए। क्यों साइन करवाना है? क्योंकि मैं कुछ साइन करता हूँ तो वो चीज को मैं याद रखता हूँ, बराबर। अभी हम लोग कुछ चेक साइन करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है आप जानते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसका इंपॉर्टेंट क्या है हम जानते हैं। साइन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जो वहां पर लिखा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और ये पॉलिसी जब हम साइन करते हैं एज अ स्टाफ, एज अ वॉलंटियर, या एज अ संडे स्कूल टीचर, एज अ जो भी हम जिम्मेदार पद पर होते हैं जहां पर हम बच्चों के लिए सोचते हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ कि नहीं, मैंने ये चीज साइन की है और मुझे बच्चों के हित के बारे में सोचना, बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से क्या होता है, एक जरूरी दस्तावेज हो जाता है। तो इसको लागू करने के लिए हमने जस्ट कुछ कदम तय किए थे कि बच्चे को जो है व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा दे, मतलब पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन, जिसके बारे में अभी इसके बाद 10 मिनट में जॉन बताएंगे। तो वो बच्चों को सिखाना जरूरी है। फिर पॉक्सो सीएसए का सत्र माता पिता और अडल्ट्स के लिए लेना भी जरूरी है। फिर इसके अलावा जो कर्मचारी और स्वयं सेवक है, कोई भी हो सकता है, चपरासी, चौकीदार, संडे स्कूल टीचर, यूथ लीडर्स या लीडर्स,
इनको भी क्या है, सीएसए और पॉक्सो के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का हस्ताक्षर होना चाहिए। हम डायरेक्ट जाकर किसी को ये पॉलिसी के बारे में हस्ताक्षर करने के लिए नहीं बोलते। इसीलिए हम जो भी चर्च के साथ काम करते हैं उनको पहले सीएसए के बारे में पूरा, जैसे आज हम ले रहे हैं वैसा सेशन लेते हैं, और उसके बाद ही वो क्या करते हैं, इस चीज को साइन करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संस्था की जो टीम होती है वो इसे ड्राफ्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से सीपीपी को हम लागू कर सकते हैं। सारांश में देखेंगे हम कि सभी बच्चों को अधिकार है कि वह क्या, हमारी संस्था में, हमारी कलीसिया में, जहां कहीं भी हो, क्या हो, सुरक्षित रहे। और संस्था उत्तरदायी है कि वो क्या करे, देश के कानून का पालन करे। बच्चों की उच्च स्तर पर देखभाल और सुरक्षा के लिए बाइबल हमें बुलाहट देती है, ये हमें भूलना नहीं है। एज ए क्रिश्चियंस हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और हर एक कलीसिया या संस्था में सीएसए जागरूकता कार्यक्रमों को करने और सीपीपी बनाने के लिए मजबूत कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप व्यावसायिक लोगों की सहायता जरूर ले सकते हैं। व्यावसायिक लोग मतलब वो हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो काउंसलर्स है, या फिर लॉ के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों की हम सहायता जरूर ले सकते हैं। और अगर हम लास्ट स्लाइड देखेंगे तो वहां पर लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिया गया है जहां पर यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर ट्रेनिंग एंड अदर असिस्टेंस। मतलब एक्ट के अलावा बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जिनके नाम यहाँ पर है, जो इस क्षेत्र में क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और मदद करते हैं, और बच्चों का कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी वो मदद करते हैं। जैसे जेवीआई लिखा हुआ है, चाइल्ड लाइन लिखा हुआ है, मजलिस लिखा है। इनके अलावा भी और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में क्या कर रही है, काम कर रही है। या ओवर टू यू जॉन। थैंक यू अमोल। लेकिन जैसे अमोल भाई ने कह रहे थे कि जो बाल सुरक्षा नियम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, उसमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट ए कमिटी। जो कमिटी, मान लीजिए कि अगर कोई संस्था के स्टाफ ने उसके अधीन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिकता व्यवहार करता है, उस केस को तुरंत हमें क्या करना नहीं है, मतलब अगर हो सकता है तो मतलब पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में आ जा सकते हैं। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए प्रोटोकॉल इन द सेंस, जैसे आपको पता चलता है कि एक कम्युनिटी में एक बच्चे के साथ किसने गलत किया है, so there is a protocol that you need to report to your line manager first, but internally as a Sahara they have drafted the policy, जो शायद राहुल आपके साथ शेयर करने वाले लेटर ऑन। लेकिन वहां पर एक कमिटी में गठन किया गया है। आपको पता है वो कमिटी में कौन कौन है? एटलीस्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फो। सोशल वर्कर, चाइल्ड और स्टाफ। एक टेक केयर, सोशल वर्कर, एक चाइल्ड। Okay. You know, any complaints of child sexual abuse within the organization or outside must be immediately reported to any one of the child protection committee. जो बाल सुरक्षा नियम का जो कमिटी है उसके बारे में आपको लिखना है, जिसका ईमेल आईडी है escalade.cpc@saharasociety.org। ये है, और इसमें 3 लोग ज्यादातर है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया। अगर मुझे यकीन है दिस नंबर ऑन दिस पीपल वुड बी इजीली एक्सेसिबल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टाफ में जेस्लिन जॉनसन है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। एक्सटर्नल जो मेंबर है सुष्मिता फिलिपोस है, उनका भी नंबर दिया गया है। और बोर्ड मेंबर रूबी कैलेब जो है, दे आर द 3 पीपल इन द कमिटी। और कोई भी प्रकार का एक्यूजेशन, ऑल कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज इंक्लूडिंग एनोनिमस कंप्लेंट विल बी हैंडल्ड with strict confidentiality and investigated immediately as per terms and condition of child protection policy of Sahara Charitable Society। तो यही 3 लोग हैं, they would be doing the investigation। वो एक बातों को, मान लीजिए कि अगर कोई सहारा के एक संस्था के कोई सेवक है और उनके बारे में किसी ने कंप्लेन दी है कि ये बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं, या बच्चे इनके कम्युनिटी के कोई, अगर ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए स्टाफ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हम मैंडेटरी की बात कर रहे हैं वो हम दूसरे के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सीपीपी कमिटी है दे विल बी हैंडलिंग केसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना जरूरी है।
और मैं नहीं कर रहा हूं कि आप याद रखिए कि इन्वेस्टिगेशन कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। यानी अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन किसी स्टाफ के लेकर आते हैं, देन दे विल इन्वेस्टिगेट एंड दे विल फाइंड द व्हाट इज ट्रूथ एंड दे विल डिफेंड द स्टाफ। कमिटी वो भी कर सकता है, लेकिन अगर कमिटी इन्वेस्टिगेट करते और जहां पर उनको लगता है कि सचमुच स्टाफ ने ऐसे किए है, then they will take the case to the local police officer or CWC directly, because organizationally they are the authorized people to handle such cases of abuses. ठीक है, ये मेरे ख्याल से मैं बहुत ही सरल रूप से बताया कि there is a committee in place to handle child protection within the organization as सहारा। और जो पॉलिसी है जहां पर आपको सिग्नेचर करते होंगे, और मुझे लग रहा है ट्रेनिंग के बाद भी शायद आपको फिर से वापस सिग्नेचर करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज हैज टू बी डन एवरी ईयर। तो ये हर साल ये ट्रेनिंग हम भी ये हर साल करते हैं, और हर साल हम अपने आप को अपडेट करते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव। ये मैंडेटरी है, ये सरकार की ओर से मैंडेटरी है कि जो भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, दे हैव टू नो चाइल्ड राइट्स, they have to know the child protection, and also there is a procedure protocol within the organization. मान लीजिए कि हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप सहारा जाते हो और आपको एक केस सामने आते हैं और आपको पता नहीं कैसे हैंडल करना है, then you can immediately report to your like the protocol as per the Sahara policies concerned, who you should be informing, and that person even can carry forward within 48 hours of the complaint. ये और every there is a different stage of leadership involved who can handle the matter as far as organization is concerned. एक संस्था होने के नाते I think Rahul, you have already drafted the child protection policy, isn't it? Yes, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली थी आज से शायद 2 साल पहले, और सहारा ऑलरेडी उनका पॉलिसी बना चुके हैं। और एज ए स्टाफ ऑफ सहारा I will encourage you to go through it, read through it, because it is one way to protect you and also to give you awareness that as an organization, what is the organization is doing for your safety, or also as well as for the safety of other community or beneficiaries, those who are under our care. So मैं आपको भी in short, because it's already 12:39, I would be just taking you for, क्योंकि मुझे बताया गया कि बहुत सारे यहाँ पर है जो टीचर्स भी हैं। So can you see this? Can you see the slide? आपको नो नहीं दिख रहा। No, John. Okay, just I'm sorry. Okay, दिखाई दे रहा है अभी? Yes. Okay. PSE यानी पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन हम कहते हैं। इसके लिए बहुत 2-2.5 घंटा का सेशन रहता है, बट इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू, जब आप बच्चों के साथ बातचीत करते हैं उनके सुरक्षा के विषय में, हमें उन्हें किस तरह से समझाना है कि 2012 तक एक बच्चे के अधिकार को कोई मान्यता नहीं देते थे, लेकिन 2012 के बाद बच्चों के अधिकार को मान्यता दिया गया है। तो हमें इस बात को अगर समझाना हो लोगों को, किस तरह से समझाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अ कोर्स जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग चाइल्ड लाइज विद द स्टेट, जैसे हम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, और पेरेंट्स, माँ बाप होने के नाते और केयर प्रोवाइडर होने के नाते, गार्डियन होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम बच्चों की सुरक्षा करें और बच्चे इस बारे में जाने कि चाइल्ड कैन बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड टॉट अबाउट पर्सनल सेफ्टी। हर एक बच्चों को हमें उनको उनके राइट्स के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है कि हमें फ्री टू स्पीच है, फ्री टू चॉइस है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं जो अधिकार हमें संविधान देता है। वैसे ही बच्चों के लिए भी अधिकार है जिसके बारे में हम, और खास तौर पे सुरक्षा का जो अधिकार है उसके बारे में उनको हमें सिखाना बहुत जरूरी है। सो हर एक स्टेट जो है कुछ नियमों को लेकर आते हैं, जैसे टू अपहोल्ड एंड इंप्लीमेंट द लॉ, नियम को जैसे आप बोल सकते हैं बच्चों के लिए कि एक ट्रैफिक पुलिस का भी एक नियम है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर इस बात को ध्यान देता है कि एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए वो क्या करता है, ट्रैफिक को सीधे तरीके से वो कहता है, अगर कोई जम मारता है तो उनके लिए वो क्या करते हैं,
फाइन भरते, ये सारे चीजें हम सब जानते हैं। एग्जीक्यूट नेशनल प्रिवेंटिव प्रोग्राम जो सरकार कर रहा है, उसके बारे में भी बच्चों को सिखाना जरूरी है कि हमारा देश जो है आप लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियमों को लेकर आते हैं, सिटीजन के लिए और जो लोग पीड़ित है उनके लिए भी, तो ताकि बच्चों को जाने, बच्चों को समझ में आए कि इट हैज there are people around them who looks after them for their protection or safety. So know, talk and observe as a community. That is the role of community. हम क्योंकि समाज सेवक है, हमें अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी सिखाना है कि लर्न मोर अबाउट चाइल्ड राइट्स। हमें उनको भी सिखाना है ताकि बच्चों, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड, वो बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज हो या किसी भी प्रकार का एब्यूज हो। जो मैंने कहा कि अगर चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो एन एब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। और बच्चों को अगर किसी घर में काम करवाना, माना कि उसके एजुकेशन को रख कर अगर हम उसको घर में एक नौकर की तरह काम करवाते किसी घर में और आपको पता चलता है, इसके बारे में भी कम्युनिटी को अवेयर होना बहुत जरूरी है। टॉक टू योर कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड फैमिली अबाउट द प्रॉब्लम। एक टीचर होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जो स्टेक होल्डर है विद इन द कम्युनिटी, उनके साथ बातचीत करें, उनको भी सिखाएं। ऑब्जर्व, बी अलर्ट टू द बिहेवियर एंड फिजिकल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एब्यूज इन अ चाइल्ड। शायद आपका जो होगा, हफ्ते में आप एक बार जाते होंगे या 2 बार जाते होंगे, तो आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि यू नीड टू बी अलर्ट। क्या सारे बच्चे ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है क्या, या कुछ जो हमने अमोल कह रहा था कि बहुत सारे लक्षण है, उस लक्षण को हमें देखना जरूरी है और उसके बारे में कम्युनिटी के जो लोग को आप इन्वॉल्व करते हैं उनको भी सिखाना बहुत जरूरी है। सो रोल ऑफ द कम्युनिटी इज हेल्प, एडवोकेट एंड कॉन्टैक्ट। वो जो कि आप इफ यू सस्पेक्ट ए चाइल्ड ऑफ बीइंग एब्यूज, आस्क द चाइल्ड, जो हम हेल्प में कहते हैं। जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, तो यू कैन टेक काउंसलर का मदद ले सकते हैं, या आपके जो उच्च पदवी कोई है उनका मदद ले सकते हैं। एडवोकेट, आस्क योर चाइल्ड स्कूल टू इनकॉर्पोरेट पर्सन सेफ्टी करिकुलम। इवन जो स्कूल में आपके जो हॉस्टल में बच्चे हैं, जब वो एक बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप एज ए सोशल वर्कर, एज ए टीचर, समवन हु प्रोटेक्ट्स चाइल्ड, जो कि बच्चों की सुरक्षा के बारे में आप सीखते हैं, स्कूल को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए आप उनको उत्साहित करना है, एडवोकेट करना है। और कॉन्टैक्ट दूसरे एनजीओ के साथ जो लोग, और वर्कशॉप करना है, स्कूलों को भी ज्ञान देना है। बच्चों को तो सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन माँ बाप को और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको भी सिखाना बहुत जरूरी है। हमने ऐसा भी किया है, जो बच्चे को हम कम्युनिटी में रहते हैं उस स्कूल में जाके भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में हमने बात की है और सीएसए के बारे में बात की है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी बन जाता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म देम एंड सेटिस्फाई देयर इमोशनल नीड्स। क्योंकि जब माँ बाप आपके सामने आते हैं, उनको आप उनके जो अनुभव है वो गुस्से होंगे, वो दुखित होंगे, you need to express, help them to express it. I'm just saying slowly because the stage, so that other people also you can use it. Parents need to encouraging sharing about daily event what the child felt during those experiences. अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चा अगर सुरक्षित है, माँ बाप को बताने के लिए, then you can talk to the parents and जो कह रहे हैं उसी को आप नोट करें। जो भाषा में बच्चा कह रहा है उसी भाषा को आप लिखे, ना कि उसके मीनिंग को पकड़कर आप लिखे, ऐसा ना। बच्चा जो कह रहा है वही आप लिखे। Observe child's behavior and ask question, know your child. That is very important as a parents. Role of the parents, I'll just speak. Okay, just a minute, because there is a time constraint. So personal safety education, prevention of child sexual abuse. As a teacher, what is you need to do it as? यहाँ का एक करिकुलम है, अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो यू कैन गेट इट। पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन, देयर आर लॉट ऑफ एज फॉर द एज कि कैसे बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, उसके बारे में मॉड्यूल्स भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। John, if you have any good links, yes, I will be sharing with you, Rahul. I will be sharing with you. Thank you. ये जो पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन का है, मैं राहुल को दूंगा वो लिंक, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन से उम्र के बच्चों को कितने हद तक आप बता सकते हो, उसके ऊपर है, और किस तरह एज ए टीचर आप उनको शिक्षा दे सकते हो।
teachers, empower children to take part in their own protection by giving them age appropriate information, skill and self esteem. हमने देखा कि 3 नियमों को हमने पालन किया है और सिखाया कि बच्चों को क्या करे जब वो किसी व्यक्ति उनको शोषण कर रहा है। क्या वो 3 बातें बोल सकते हैं? 3 बातें हमने सिखा था। पहले तो उसको ना बोलना सिखाना है। वेरी गुड। सेकेंडली उस जगह से कहीं दूर भाग जाना है जहां पर बाकी लोग उसके लोगों के बीच में, और सेकेंडली अगर कोई आसपास भी नहीं है तो जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोलना है। जोर जोर से चिल्लाने के लिए। okay? हमने 3 बातों को देखा, ना कहना सिखाए, और दूसरा है वो जगह से भाग जाए वैसे जगह पे जहां पे महसूस करे, और तीसरा है कि लोगों को बोले जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ, मैं कहना चाहता हूं बच्चों को, अगर एक हम कहते हैं कि एक ट्रस्ट ट्री ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, जहां पर आप बच्चों को बोले कि कौन से 5 लोग हैं जिसको ट्रस्ट करता है, जिसको अपने बारे में बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकता है, तो बच्चा को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करे। वो हो सकता है वो अपना माँ बाप का नाम लेगा एज ए ट्रस्टवर्दी पर्सन, आपका नाम ले सकता है एज ए ट्रस्टवर्दी पर्सन, दादा दादी का नाम ले सकता है। तो वो सारा जो बच्चे का ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसका एक फाइल बना के आप वहां पे रखना आपको जरूरी है, ताकि अगर कुछ हो रहा है तो बच्चे किसको ऊपर ट्रस्ट कर रहा है जो अपना बात कर सकते हैं, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट फॉर इन्फो सेक, टीचर्स children that their body belongs to them and that nobody has a right to touch them in a way that they do not like or understand. ये हमें बच्चों को सिखाना है कि सिवाय आपको नहाए और आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई आपके व्यक्तिगत निजी अंग को छू नहीं सकता। ये बच्चों के अधिकार के विरुद्ध है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर एक बच्चे आके वो कहता है कि मैं बस में जा रहा था और एक आदमी आया मेरे पास बैठा और मेरे जांघा के ऊपर हाथ रखा, ये सुरक्षित स्पर्श है असुरक्षित है? असुरक्षित है। असुरक्षित है। ओके, बच्चे को हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गया, उसके हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने उसको मतलब चेक करने के लिए अंदर लिया, ये सुरक्षित है असुरक्षित है? हेलो, हाँ, ये सुरक्षित है असुरक्षित है? सुरक्षित तभी होगा जब पेरेंट्स उनके साथ होने चाहिए उस वक्त। वेरी गुड, कंपल्सरी है वो। एग्जैक्टली ये मेरे साथ हुआ था जब मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। वो बहुत उसको इंजेक्शन देना चाहते थे और उसको देखभाल करना चाहते, तो कुछ नर्स आके मुझे बोले कि सर आप बाहर जाइए, वी विल टेक केयर ऑफ हर, यू प्लीज गो। मैंने उनको कहा कि यस मैम, वो अलाउड नहीं है। इवन मैंने जब जॉब किया है, मैं डॉक्टर के साथ जॉब की हूँ, तो वो अलाउड नहीं है, किसी भी पेरेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकते डॉक्टर। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है जहां पर मेरी बेटी रो रही थी बोल के उन्होंने कहा कि मुझे आप बाहर निकलो आप बाहर जाओ, हम बच्चों को देख लेंगे। लेकिन मैंने कहा उनको, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा यहाँ रहना अनिवार्य है, अगर मैं बाहर जाता हूँ मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनको कहा क्योंकि नियम है कि आप पिता माता के अनुपस्थिति में बच्चों की आप चेक नहीं कर सकते। तो हमें ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि तुम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई नर्स हो क्या डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रहो और डॉक्टर भी कहो कि मेरे माँ को मेरे पापा को मेरे आप अंदर रहने दे, क्योंकि वो बच्चे का अधिकार है। Teaches them to pay attention to their emotion and understand how fear, anger can be used to keep them safe. तो हमें बच्चों को भी ये शिक्षा देना, जो मॉड्यूल में आपको भेजने वाला हूँ उसमें डिटेल्स है जहां पर आपको बच्चों को सिखाने के लिए होगा। पर्सनल टीचर्स assertive skill helping children stand up for their own rights without violating rights of other। क्योंकि बच्चे को जब आप राइट्स के बारे में सिखाते हैं, कुछ बच्चे उसका फायदा भी उठाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टाफ ने उसको जोर से बोल दिया तो क्या करते हैं, उनके अधिकारी को फोन करेंगे, हाँ सर ये ना मेरे को बहुत सताते हैं, ऐसे भी कंप्लेंट्स आए हैं। लेकिन हमें बच्चों को ये भी देखना है कि बेटा कि बेटी आपका जो अधिकार है वैसे ही दूसरों का भी अधिकार है। तो अगर आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप दूसरे के अधिकार का भी मान्यता देना बहुत जरूरी है। बिल्ड द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच चाइल्ड इंक्लूडिंग द फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी एंड फ्रेंड।
तो बच्चों के चारों ओर जितने भी हम उसको बोलते हैं डिफरेंट डायनामिक्स, जितने भी लोग हैं जो बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, उनको हमें एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हॉस्टल में कहिए यार, आप कम्युनिटी में जाते हैं जहां पर बच्चे आते हैं, बच्चे के माँ बाप होंगे, उनके साथ आपको संपर्क में रहेगा पढ़ने। बच्चे अगर कोई स्कूल में जाते हैं, लोकल स्कूल, उनके साथ भी आपको संपर्क में रहना है। बच्चों के आजू बाजू में कितने घर है, वो लोग हैं जो बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के पिता माता कौन है, वो सारा भी जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है एज ए टीचर, ताकि हम बच्चों को सिखा सकते कि देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति आता है, माना कि तुम्हारा पहचान के हो लेकिन तुम कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हो, तुम आके मुझे बोल सकते हो, या कुछ ऐसे कर रहे हो तो बच्चों को ट्रस्ट देना, build the self-esteem of each child to empower them to practice assertive skill for their own protection। हमने ये भी कहा कि बाल यौन शोषण जिंदगी का अंत नहीं है, तो हमें बच्चों को उत्साहित करना है कि आगे और बढ़ना है। तो यस, डेफिनेटली जो हमने उनको ये एहसास देना है कि हम उनके साथ हैं और जो वायदे किए उसको पूरा करें। Personal safety build empathy for one another, teachers children that only the abuser is to blame for any inappropriate touch। ये बच्चों को बताना है कि ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है हर एक बात, अगर कोमल के बारे में हम सोचे, वो अपने ऊपर चीजों को ले रही थी, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो उनका इनोसेंस का फायदा उठा रहा है, वो अपना जो लिमिटेशन है, जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस कर रहा है और बच्चे के बाउंड्री के अंदर जा रहा है। हो सकता है अच्छे बात बोलकर, चॉकलेट देके या समय देके, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द बाउंड्री ऑफ द चाइल्ड, एंटरिंग इनटू चाइल्ड्स लाइफ सो दैट ही और शी कैन अब्यूज द चाइल्ड। तो बच्चों को ये सिखाना हमें जरूरत है कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जिसने अपना बाउंड्री को तोड़ा है वो उसका like he is the perpetrator, and therefore we will be with you to help you so that you will be in safe। So in short, I want to tell you that बच्चों को बताने के लिए आप कह सकते कि पूरे दुनिया में बहुत सारे लीडर आए और सब बातचीत किए और एक सुरक्षा नियम को लेकर आए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा करना एक देश का दायित्व है। और आप उस वक्त ये भी बोल सकते कि ऑर्गेनाइजेशनली हम भी आपकी सुरक्षा के लिए हम सोचते हैं। तो आपको अगर कहीं पे आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हो, ताकि हमारे जो भी हो सकते हैं मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। यू कैन से दैट इट इज जस्ट वी टेक इट लाइक फॉर बी प्रोटेक्टेड, बी एजुकेटेड, बी हेल्दी, बी ट्रीटेड फेयरली एंड बी हर्ड। Article 34 of states says that every child has the right to be protected from sexual assault। ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, जो कि अमेंडमेंट हुआ है अंडर द यूनाइटेड नेशन द कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1989 में, और इसमें इंडिया भी है। तो ये हमें बच्चों को सिखाना और बताना जरूरी है। बच्चों को सिखाने के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए ये बताना जरूरी है कि उनकी जो शरीर है परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, और उस तोहफा को देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। ये भी जताना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज स्पेशली मेड एंड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो क्योंकि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो निजी अंग है, हो सकता है अभी उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे होगे, लेकिन एक वक्त आएगा जहां पर उसका होगा, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो निजी अंग है उसको आप ढक कर रखें, उसी से लोगों के सामने आप दिखाए जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि माँ हो सकते हैं नहाते वक्त, या डॉक्टर हो सकते हैं जो पिता माता के पेरेंट्स प्रेजेंस में उनकी देखभाल करे, सो ही कैन टच इट एंड सी दिस। तो विशेष करके बच्चों को सिखाने के लिए यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ आउटलाइन and tell them to write it what is the parts of the body and teach them what is called private body parts। So हम ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि जो अब हम नहाने जाते हैं तो क्या हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विम सूट हम जो कहते हैं कि इट इज ऑलवेज देयर। अगर आप पानी में भी हो, आपका कुछ जो अंग है उसको ढक कर रखना बहुत जरूरी है। इसी को निजी अंग कहते हैं, और इसको कोई छुए ये आपके अधिकार के विरुद्ध है। तो अगर कोई छूता है आपको, तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, तो आप आके बोल सकते हो। सो यू कैन जस्ट टीच अजय। फिर हमने देखा कि हेल्दी टच, हग्स एंड किसेस हमने देखा। अनसेफ टच के बारे में हमने सीखा कि व्हेन समवन टचेस योर प्राइवेट पार्ट
और tries to get you to touch their private parts is unsafe touch हमने देखा। confusing touch में भी हमने सीखा, जहां पर आपको अच्छा भी लगता है बट एट द सेम टाइम आपको डर भी लगता है, आप कंफ्यूज हो, सो यू नीड टू बी अलर्ट एंड शेयर विद समबडी एल्स। सेफ्टी रूल के बारे में हमने देखा कि देयर आर, जैसे रूल है रोड के लिए है, स्कूल के लिए रूल है, घर में रूल है, वैसे भी एक खुद को सुरक्षित रखने का एक रूल है। देयर आर रूल्स अबाउट योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स आल्सो, सो दैट वे यू कैन टीच चिल्ड्रन अबाउट देयर चाइल्ड प्रोटेक्शन, सॉरी पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन यू कैन गिव। ये एक बात याद रखे समाज सेवक होने के नाते, इट इज नेवर ऑल राइट फॉर समवन टू टच योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट टू कीप यू क्लीन एंड हेल्दी। ये कतई सही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके निजी अंग का स्पर्श करे सिवाय आपको साफ करे और स्वस्थ रखे। साफ जब करते, नहाने की बात हम कर रहे, ज्यादातर माँ लोग नहलाते बच्चों को, या फादर में भी गिव्स बर्थ। और हेल्दी के बारे में जब कहते कि डॉक्टर का जो चिकित्सा के वक्त वो माँ बाप के प्रेजेंस में उसकी देखभाल करते हैं। सो बच्चों को ये सिखाना बहुत ही जरूरत है। तो यहाँ पर हम आपके 10 मिनट ले चुके हैं, 5 तो एक्स्ट्रा। तो इस वक्त अगर कोई सवाल है आप उस सवालों को रखें हमारे सामने, ताकि हम सब मिलके उसकी जवाब दें और डिस्कस भी करें। कोई अगर सवाल है आप सब पूछ सकते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है हम सबको? जॉन, यस। तो अगर बच्चा बोल नहीं पाता या बता नहीं पाता है तो किसका एविडेंस पकड़ा जाता है बच्चे के बारे में? जो जैसे अगर हम बच्चा बोल नहीं पाता है, मतलब यू आर टॉकिंग स्पेशल चाइल्ड? हाँ, ओके, बता नहीं सकता, बोल नहीं पाता है, ओके, तो किसके एविडेंस वो फाइनलाइज होता है कि हाँ ये अपराध हुआ है? लेकिन ये बच्चा जब बोल नहीं पाता है, कैसे पता चला कि बच्चे के साथ कुछ यौन शोषण हुआ है? किसने देखा? हाँ, तो बच्चे को जैसे एक उदाहरण आपने बोला कि वो मम्मी को फूल के जैसे बता रहे थे, तो उस तरह से बच्चे ने कुछ इस तरह से बताया है कि वो मम्मी को समझ में आया है, उसके साथ इस तरह से हुआ है। हाँ, तो मामी को ही बोलना है कि मामी को कहना है कि मैंने उसको देखा और उसके शरीर में घाव है, या वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है और डर रहा है। तो वहां पर एक काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। अगर स्पेशल जो काउंसलर होते हैं वो बच्चों के साथ बात करके, अगर वो बच्चों से बात निकाल सकते हैं, समटाइम काउंसलर यूजेस डिफरेंट पिक्चर्स, बच्चों को ड्रॉ कहते हैं, जहां पर वहां पता चलता है कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और देन दे डू इन्वेस्टिगेट, और जब पुलिस को देते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहां से दोषी को पाया जाता है। तो अगर बच्चा बोल नहीं पाता है, जो भी व्यक्ति पहली बार देखा है उस बच्चे को और उनको लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है, दैट पर्सन टू शुड टेक इनिशिएटिव। वही व्यक्ति को मतलब आगे जाके, अगर सहारा की केस है मैं बोलना चाहता हूँ, तो वो आपको आके बताना चाहिए कि टीचर मैंने मेरे बच्चों को देखा है, उसको कुछ हुआ है, तो आप क्यों ना मतलब आगे उसकी बारे में आप देखो। दैट पेरेंट शुड कम। एक्सक्यूज मी सर, भ्रमिंग टच का मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें। ओके, भ्रमिंग टच मतलब जैसे हम कोमल के सामने देख रहे हैं कि कोमल जो है खेलते थे, ओके, जहाँ पर बक्सी अंकल उसको लेके जाते थे, झूला में झुलाते थे, उसको उठा के खेलते थे, एंड कोमल को बहुत अच्छा लगता था, और वो कोमल के साथ गेम खेलते थे। और एक दिन अचानक उसके साथ बोलते हैं कि चलो हम एक सीक्रेट गेम खेलते हैं। तो गेम जो है बच्चे के दिमाग में है कि गेम बहुत ही मजेदार होता है, अच्छा होता है, तो इसलिए वो गेम के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उसको पता चला कि उसको लगा कि ये गेम मतलब एक इस तरह का गेम है अंकल, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट फेज इट कॉल्ड कंफ्यूजिंग टच। यू लाइक इट बट एट द सेम टाइम यू हैव फियर, दर्द, अच्छा नहीं लगना, डर लगना। अगर ऐसा हो रहा है, वो जो पीरियड है उसका बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, और खास तौर पे इस्तेमाल करता है भय का। मिरर
में घटना हुई थी, एक बाप ने अपने 2 बेटियों के साथ लगातार घर में रख के उनको यौन शोषण कर रहा था। बड़ी बेटी को वो कह के रखा था कि तू अगर बोलेगी तो तेरे छोटी बहन को ऐसे करूंगा। छोटी के साथ बोली थी कि तू अगर ऐसा कुछ करेगी, बोलेगी, मुंह खोलेगी तो बड़े के साथ में करूंगा। इस तरह ये बात बाद में न्यूज में आया, आपने सुना होगा, ये देखा भी होगा न्यूज में। और ये केस जब बाहर आया, 2 बेटियों को करीबन 2 साल से एक पिता ने घर के अंदर रख के शोषण कर रहा था और डर का ज्यादातर इस्तेमाल करते। इसलिए जब बच्चों को हम बोलते हैं कि तुम्हें जब डर महसूस होता है, किसी तुम्हें डर का इस्तेमाल करता है, तो वही व्यक्ति को जाके बोलो जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट करते हो, ताकि वो खुल के बातचीत करे। तो वो पीरियड है जहां पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। कोई भी स्पर्श जो आपको असहनीय महसूस कर, अनकंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, वो असुरक्षित है। चाहे तुमको अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन असुरक्षित है। दैट वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन इन देयर पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन। थैंक यू सर। और कोई सवाल है? कभी कभी बच्चे खुद भी, छोटे बच्चे एकदम खुद भी अपने ही पार्ट से खेलते हैं या इस तरह से बिहेव करते हैं, तो क्या उनको किस तरह समझाना चाहिए या किस तरह उनके ऊपर हम ये कर सकते हैं? हमने पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन को सीखते वक्त हमने कहा कि निजी जो अंग है वो हमेशा ढक के रहना है, उसको हमेशा ढक के रखना है, क्योंकि वो निजी अंग है। अगर कोई बच्चा अगर लोगों के सामने अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में खेल रहा है, छू रहा है, उसका भी 2 वजह हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए काउंसलर, कभी कभी कोई बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूते, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो इट्स ए इंडिकेटर और सिम्टम, दैट इज वन थिंग। लेकिन कोई बच्चे ऐसे ही मस्ती करके खेलते हैं, लेकिन उनको कहना है कि ये जो भाग है तुम्हें छुपा के रखना है और किसी को छूने नहीं देना है, ना कि दूसरों के सामने दिखाना है। तो उस तरह से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे। और वो मैं बताना चाहता हूँ, ये जरा कॉन्सेप्ट जो चाइल्ड सेक्स एब्यूज वो पहले से ही था, लेकिन इतने हद तक नहीं था। पहले लोग सोचते थे कि अनजान लोग करते हैं, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसा आ चुका है विद द प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर कि बच्चों को जानने वाले लोग करते हैं। इसलिए हमें बच्चों को कहना है कि कीप योर सेल्फ सेफ बाय नॉट टचिंग योर ओन प्राइवेट पार्ट्स इवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो हमें बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे अनजाने में वो सब करते हैं, जानबूझ के नहीं। थैंक यू। और एक बात भी, जब बच्चा अपना प्राइवेट पार्ट के साथ अगर ऐसा खेल रहा है और लोग कोई देख रहे हो उसको, तो वो भी गलत है। तो आप उनको भी बताना है कि ये नहीं करना है। इवन लोगों को भी बोलना है कि आप जब बच्चा ऐसा कर रहा है, आप उनको समझाए। अगर माँ हो या कोई टीचर आप हो तो आप बता सकते हैं उनको। और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई और आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, तो आपको क्या करना है, मम्मी डैडी को बताना है। हमें सिखाते हैं ना, हमें ये भी सिखाना है कि आपको भी अधिकार नहीं कि आप दूसरे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरा जो पार्ट है वो भी बताना है कि ना ही हम दूसरे को छूना है, ना दूसरे आपके प्राइवेट पार्ट्स को छू सकते हैं। तो एक्चुअली बच्चों को ये शुरुआत से ही सिखाना बहुत जरूरी है। हमने जब कम्युनिटीज में ये डोर टू डोर जाकर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का अवेयरनेस करते हैं, तो एक्चुअली हमने देखा कि आप सब कम्युनिटीज में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि घर के सामने बच्चों को बिना कपड़ों के नहलाया जाता है। तो एक्चुअली बहुत हमने चेंज देखा था कि बच्चों को फिर उन्होंने घर के बाहर या तो नहलाना बंद किया या फिर कुछ पहनकर उनको नहलाना शुरू किया। तो जब लोगों को पता चलता है तो वो चीजें होती है। और बच्चों को जो समझाने की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा या फिर पेरेंट्स किसी की मदद मांगते हैं जैसे टीचर्स, काउंसलर्स की, तो उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो भी करते हैं वो किस तरह से वो सही हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम सिखाते हैं कि दूसरे आपको छू नहीं सकते हैं, तो आप भी दूसरों को नहीं छू सकते। इसके में सर, जैसे आपने बोला था कि 14 इयर्स का बच्चा 17 इयर्स का अब्यूज कर रहा था, तो
और वो बच्चा दूसरे बच्चों को भी इंकरेज करता है, तो उस बच्चे पे भी कुछ नियम लागू है कि नहीं कि वो बच्चा है बोल के उसको छोड़ दिया जाए? ओके, हम जिस दिल्ली की बात कर रहे थे केस में, ओके, उस केस में एक 14 साल का लड़का था, इन्वॉल्व था। और उस वक्त पूरे सरकार ने कहा कि नहीं, ये 14 साल में इतना हरकत कर रहा है और बढ़ेगा और उसको खुला छोड़ देंगे, क्योंकि जेजे एक्ट के अनुसार आप एक माइनर को ज्यादा उसके लिए जेजे एक्ट में वही था कि आप उनको एक बाल सुरक्षित केंद्र में भेजेंगे 3 साल रिहेबिलिट करने के लिए, और 3 साल का ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकता है, मतलब वहां पे रखोगे उसको रिहेबिलिट, क्योंकि वो भी बच्चा है। लेकिन सरकार ने अपने नियम को बदला उसी वक्त कि अगर एक 14 साल का लड़का इस का जघन्य कार्य करता है तो उससे जैसे एक वयस्क है उसी तरह का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसी तरह का ही सजा दिया जाएगा। माना कि तभी जेजे एक्ट के अधीन उसको सिर्फ 3 साल का सजा दिया गया, लेकिन जब नया नियम आया उसे भी उसी अंतर्गत में। तो आज के पॉक्सो के लॉ के अंतर्गत मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पॉक्सो के लॉ के अंतर्गत 14 साल का लड़का अगर इन्वॉल्व है तो उसे एक एडल्ट के रूप में ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो सजा दिए जाएगी उसको भी वही दिया जाएगा। सेकेंडली, चाहे वो बच्चा 14 साल से है और 12 साल से कम उम्र के लड़की को बलात्कार किया है, जो आसिफा के केस में हुआ है, उसे आजीवन कारादंड, या तो एक्चुअली बच्चों के लिए थोड़े से रिलीफ है, क्योंकि ये सोच कि वो बच्चा है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मतलब काउंसलिंग करता था, वहां पर ऐसे ही घटना हुई कि कुछ 3 बच्चों ने एक बच्चे के साथ रह के उसके साथ मस्ती मस्ती में कुछ टच वच किए है। ये तो होता ही है, हम सब जानते। तो एक लड़का काउंसलिंग रूम में आता है और कहता है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझे टॉयलेट में लेके गए, मेरे कपड़े उतारे और मुझे ऐसा किए। तो उन तीनों बच्चों के साथ मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि सर हमने किया है लेकिन मस्ती में किया, ऐसा कुछ नहीं, हमको मालूम तक नहीं है। तो उस वक्त मैंने उनका जो स्कूल का चाइल्ड कमेटी है उनसे भी बातचीत किया मैंने, क्योंकि चाइल्ड स्कूल में चाइल्ड पॉलिसी कमेटी थे, उन्होंने एक केस को हैंडल किया ताकि वो केस तुरंत CWC को ना जाए, क्योंकि इंटरनल जो कमेटी है वो पहले देखते हैं कि कितना सच्चाई है। और जब बच्चे के बारे में होते हैं, क्योंकि दोनों का भविष्य होते हैं यहाँ पर, कि सचमुच जानबूझ के किया या लेकिन कितने तक हद तक जो बच्चों को एब्यूज किया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वो लड़के लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को छू रहे थे, उसका पैंट उतारे, जो जिसको वजह से उसको मतलब कमेटी ने कुछ हद तक शायद मेरे ख्याल से उनके लिए एक्शन भी लिया है, जहां पर उनको कुछ समय तक स्कूल आने के लिए मना किया गया है वगैरह वगैरह। इंटरनली दे फाउंड इट। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए कहीं हद तक सम रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर जघन्य अपराध है और बच्चा 14 साल का है तो ही इज ट्रीटेड लाइक ए एडल्ट। थैंक यू सर। ये अमोल, तुम कुछ ऐड करना चाहते हो? और कोई सवाल है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मैं सहारा ज्वाइन करने से पहले मैं एक हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल था वो, और एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स बोथ था। तो बॉयज को अलग रखा जाता था और गर्ल्स को भी अलग रखा जाता था। पर वहाँ पे एक छोटा 4 साल का बच्चा को लिया गया था, 4 साल का लड़का था वो। वो 4 साल का है करके बॉयज लोग केयर नहीं करेंगे करके उसको गर्ल्स हॉस्टल में रखा गया। कुछ दिन के बाद हम लोग उसको बहुत प्यार करते थे, गोदी में बिठाते थे और उसको किस करते थे, हग करते थे, क्योंकि वो बहुत क्यूट है, 4 साल का लड़का है, बॉय बेबी है करके। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, कुछ 5-6 महीने के बाद वो लड़का ने 3 लड़की के साथ ऐसे सेक्सुअल आई मीन फिजिकल रिलेशन रखा था। उसमें से 3 लड़कियों में से एक लड़की 12 साल की थी, एक लड़की 7 साल की थी और एक लड़की 6 साल की थी। और हमें ये 1.5 महीने तक पता नहीं था कि इसी घर में वहाँ पे बहुत सारे बंक बेड रहते थे और वो लड़का को भी वो बंक बेड में ही सुलाया जाता था। वो रात को जब सब लोग सो जाते थे, वो बंक बेड से उतरता था और वो तीनों लड़की के बेड में जाता था एक के बाद एक करके। और जो वो 6 साल की लड़की जो थी, वो एक दिन नहा रही थी बाथरूम में, उसने
मतलब दरवाजा नॉक किया और जब उसने खोला तो वो अंदर चला गया, अंदर से लॉक भी कर दिया वो लड़का ने, 4 साल का बच्चा ने, और हमें नहीं पता था। फिर उसमें से एक लड़की थोड़ा सा, जो 7 साल की लड़की थी, वो थोड़ा सा अबनॉर्मल थी, तो उसने शेयर किया कि ऐसा वो लड़का का नाम लिया और उसने मुझे ऐसा किया करके। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि तीनों लड़की के साथ हुआ है ऐसा। फिर लड़का को जब पूछे कि तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता चला, तो लड़का ने हमें बताया कि मैंने मूवी देखा और वो लड़का का जो माँ थी वो CSW की थी, तो उसने उसको बाजू में सुला के, बच्चा जब बाजू में सोता था बेड में, दूसरे इंसान आके उनके मम्मी के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप रखते थे, तभी उस लड़का ने उसके मम्मी को ये करते हुए देखा था। सो वो दूसरे लड़की के साथ ऐसा कर रहा था, 4 साल का बच्चा। सो एज ए स्टाफ जब हम लोग मिक्स बच्चे लोग के साथ काम करते हैं, कुछ बच्चे CSW के हैं और कुछ बच्चे ऐसे अच्छे बैकग्राउंड के हैं, सो एज ए स्टाफ हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे लोग के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत मिल जाते हैं, आके हमें गले लगा लेते हैं, आके हैंडशेक करते हैं और नजदीक आके बैठते हैं। तो एज ए स्टाफ हाउ वी हैव टू नो हाउ शुड बी ट्रीट द चाइल्ड, कैसे ट्रीट करें और कैसे किस तरह की कितना दूरी बनाए रखें, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा के दिमाग में ये सारे चल रहा है, और कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये बच्चा CSW का है और ये अच्छा फैमिली बैकग्राउंड का है। सो उन दोनों के बीच में किस तरह का हमें कैसे ट्रीट करना है और हमें कैसे पता चलेगा। So, John, may I? Okay. So one is मधुस्मिता, हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, उसमें एक पेज है जहाँ पे हमने बिहेवियर प्रोटोकॉल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। उसमें हमने बताया कि कैसा हम स्टाफ होने के नाते हमारा बच्चों के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा हम बच्चों के बीच में बिहेव करना चाहिए, कैसा हम उनके बीच में खुद को कंडक्ट करना चाहिए। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। इनफैक्ट एवरी पेज ऑफ द CPP इज इम्पोर्टेंट, बट आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज अ पेज जो हमें सबको पढ़ना चाहिए, and should know, that will guide us with respect to that. So that will help you out over there. Does that answer your question? Yes. Yeah. Because when I got to know that news, I was really scared and I got into trauma, because of which I was really unwilling to join Sahara when I got to know that I will be working among the children. So thanks, Rahul. Yeah, sure. या मैंने जैसे कहा कि जो CPP हम जो कह रहे चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल सुरक्षा नियम, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, जो हमारे लिए गाइडलाइन है कि क्या नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर लाइक आप जब सहारा के चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ है कि जब एक स्टाफ जाते हैं तो उनको किस किस बातों का ध्यान देना है, ये भी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कम्युनिटी में ऐसे भी बच्चे आते हैं जहां पर आपके बहुत लगाव आपके साथ हो जाएगा, जिसको तो हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, हम कहते हैं कि ए सिंगल स्टाफ कैन नॉट टेक ए सिंगल चाइल्ड टू एनीवेयर। ये प्रोटेक्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर वैसा हो रहा है, अगर ये पता चलेगा, तो we have a whistleblower policy wherein we can bring that staff to, हमारा हर एक का ऐसा है कि कुछ नियम है, गाइडलाइन, कि आपका जब आप किसी बच्चों के साथ रहते, यू कैन नॉट हैव दैट पार्शियलिटी ऑफ कुछ बच्चों को स्पेशल जगह दे और कुछ बच्चे, क्योंकि सब बच्चे हमारे लिए प्रेशियस है। सो हर एक बच्चों को समांतर देखना है, क्योंकि ऐसे भी हो जाते हैं कि इंसान होने के नाते कुछ बच्चे हमारे फेवरेट बन जाते हैं, एंड दे विल लव टू कम टॉक टू यू ऑल दिस, बट एज ए गाइड लाइक कोड ऑफ कंडक्ट वी हैव टू होल्ड ऑन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ फार वी कैन एक्सटेंड आवर रिलेशनशिप विद द चाइल्ड and where you have to draw the line, and that is actually the CPP really helps, and there are people to help. So it would be good if you can discuss even to your higher authority with this. They will guide you as for your policy. Any other question? We'll take maybe just one last question, since it is 1:16. 1:16, yes. आपके पास और 5 सेकंड है सवाल पूछने के लिए।
Okay, so I think we will close here then. So thank you John, thank you अमोल, आपने हमारे लिए जो ट्रेनिंग लिया, आपने हमारा अगुवाई किया. I think आपने ये ट्रेनिंग को काफी इंटरेक्टिव रखा है और काफी हमारा स्टाफ को सीखने मिला ये ट्रेनिंग के द्वारा. तो हमने मेन चीजें जो कवर किया, हमारा पॉलिसी कवर किया, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में कवर किया, हमने पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन के बारे में कवर किया, CSA चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में कवर किया. एंड वी हैव लर्न क्वाइट अ बिट. आई नो ये काफी कुछ है हमें डाइजेस्ट करने के लिए एक दिन में, बट आई एम श्योर ये जो ट्रेनिंग जो है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी लिया है मैंने, एंड ये मैं आपके बीच में सर्कुलेट भी करूंगा. यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस ये जाके देख सकते हैं, फॉर योर रेफरेंस. So we want to thank ACT का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें काफी सालों से हमारा साथ दे रहे हैं, and for also training us. We want to thank the ACT organization, John and Amol, कि you all have always stood with us. So we are grateful for this partnership. हम जॉन और अमोल के लिए भी जरा ताली बजा के धन्यवाद करेंगे. Why not we just it's not easy ये ऐसा virtually और वो भी 3 घंटे के लिए continuous training लेने के लिए, it is a difficult task, and but you have still in that sense gone through this 3 hours with us. So thank you so much for doing that. We appreciate this. मैं बोलना चाहूंगा कि हम जो है जो पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन है ये हम हमारे आने वाले क्वार्टर में जैन टू मार्च में हमारे बेनिफिशियरीज के लिए भी करने वाले, हमारे कम्युनिटीज के लिए भी करने वाले, और ताकि उनको भी पता चले कि उन्हें खुद को कैसा सेफ रखना चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग व्हिच विल हैपन जैन टू मार्च के बीच में. जो दूसरा चीज, जब हम पिछले हफ्ते भी ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारा जनरली चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी का पोस्टर हमारे सेंटर पे लगा हुआ रहता है, बट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स लॉकडाउन के बाद हम ऑनलाइन मूव हुए, तो हमारे कुछ इंटरवेंशंस जो है ऑनलाइन है, तो बच्चे को वो पोस्टर का एक्सेस नहीं होगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी डिस्कसिंग आपके प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ कि हम कैसे हमारे क्लास के अंत में भी शायद वो पोस्टर ऑनलाइन शेयर कर सके, ताकि बच्चे को पास हमेशा वो इन्फॉर्मेशन रहे. कुछ अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स जिनका इन्फॉर्मेशन उनके पास रहना चाहिए. Even through our online classes, they should have access to that information. So that is the other thing. तीसरा चीज, हम आप ये जो पॉलिसी है, पूरा वापस जरा आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो वापस पढ़ लीजिए एक बार, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को पूछ सकते हैं, और वो आपको गाइड करेंगे वापस उस विषय में. एंड वो पॉलिसी के एंड में एक प्लेज है, ओके, जो हर साल हमें साइन करना है. सो प्लीज साइन दैट प्लेज, और वो जो प्लेज का जो कॉपी जो है, प्लेज जो है, हमारे ऑफिस में बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर सबमिट होना है. सो टीम मैनेजर्स, प्लीज मेक श्योर कि आपके सब स्टाफ ने वो प्लेज साइन किया है, और प्लीज मेक श्योर इट इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस सो दैट वी हैव इट ऑल ऑन रिकॉर्ड. सो दैट इज pretty much from my end. In case any other further questions, like I said, please check with your reporting manager, and if anything needs to get escalated to me, it can come up as well. Thank you so much once again for this time. Thank you so much for being there for this training and for learning through this. God bless. Thank you, sir.